नमस्कार दोस्तों, ओम शांति न्यूज़ सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो है हमारी हिस्ट्री की जो है क्लास 3 जो है स्टार्ट होने जा रही है और इससे पहले मैं 2 क्लासेज जो है आपकी ले चुका हूँ और जो है 2 क्लासेज में हमने जो है पढ़ा था पुर्तगाल के बारे में। और आज जो है उनकी इससे पहले वाला जो टॉपिक हमारा पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व जो है कैसे कैसे स्थापित किया उन्होंने, वो हमने पढ़ा था। और आज की जो क्लास है इसी में कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि मुझे लगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है इस क्लास को आगे जो है बढ़ाया है। अब देखते हैं क्लास नंबर 3 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे हमारे कंसेप्ट हमारे सामने आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि नहीं, ये नहीं पढ़ा। सुनो, कह रहा है 16वीं शताब्दी की बात आ गई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशिया व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा और 1506 ईस्वी में किसके मसालों के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जितने भी व्यापार मसालों के व्यापार होते थे वो राजा ने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ रहे थे। ठीक है भाई, मतलब वो एक आ रहे थे कि इंडिया के अंदर जो भारत के अंदर जो हमारा क्या होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए व्यापार के अंदर, तो उसके लिए वो जी जान लगा रहे थे। राजा जो था वहाँ पर, जमहूरिया जो था, वो अपना क्या कर रहा था, अपनी की क्या कर रहा, सुरक्षा कर रहा था। लेकिन कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज से कई तरीके से पैसे वसूल किए जाते थे। अब जो भारतीय के जहाज थे वहाँ पर हुआ क्या कि जो भारतीय जहाज थे क्या करने लग गए, पैसों की वसूली करने लग गए। वसूली भाई, ठीक है। इनमें से कुछ प्रमुख था, इनमें से जो प्रमुख था एक का नाम था क्या, कोटेज व्यवस्था। अगर पूछ ले कि कोटेज व्यवस्था क्या थी, इसको सुने ध्यान से। ठीक है भाई, कोटेज व्यवस्था क्या थी। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज के कप्तान को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था। अब गोवा का जो वायसराय था, ठीक है, कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है, वही था ना। उससे क्या करना पड़ेगा, उस सेना का आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा पहले, ठीक है, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, जो भारतीय जहाज़ों पर क्या नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनको लूट लेंगे। ठीक है भाई, मतलब लाइसेंस दे दिया कि भाई वहाँ के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनको ना अन्यथा क्या कर लेते थे, उसको लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी अपनी नौसेना को तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जो ये मुगल शासक थे इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम क्या करें, एक नौसेना तैयार कर ले ताकि कभी फ्यूचर में कोई देश आकर के हमला करे तो उसके लिए हम क्या रहें, तैयार रहें। ठीक है, और यहीं पर ये क्या खा गए, यहीं पर ये मार खा गए। ठीक है भाई, अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हुआ क्या, यहाँ से इस स्लाइड से देखना कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तु के लिए वे पश्चिम से सोना, ठीक है, पूर्व का मतलब ये है कि पहले वाली जो वस्तु है उनके लिए, ठीक है, पूर्व की वस्तु के लिए वे पश्चिम से क्या लाते थे, सोना लाते थे। अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे, मतलब पूर्व में ले जाने के लिए वो पश्चिम आते थे। ठीक है, और वहाँ से आकर के क्या करते थे, सोना तथा अन्य जो भी बहुमूल्य उनके लिए जो मेटल्स थे या रत्न थे उनको क्या करते थे, ले जाया करते थे। ठीक है, मालाबार, अब यहाँ पर देखो क्या जगह है, मालाबार, और कोंकण तट से वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, काली मिर्च का निर्यात करते थे। तो अगर पूछ ले कि पुर्तगाली कहाँ से, किस जगह से जो है क्या करते थे, काली मिर्च का निर्यात करते थे, तो आप कहेंगे मालाबार और कोंकण तट से। कहाँ से, मालाबार और कोंकण तट से क्या करते थे, काली मिर्च का निर्यात होता था। फिर तथा मालाबार से अदरक, दालचीनी, अरहर, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का भी क्या करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है भाई, कहाँ से, मालाबार से ही क्या कहा, अदरक, दालचीनी, अरहर, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि का भी क्या करते थे, निर्यात करते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा, टाफ्टा क्या होता है, एक ये प्रकार का कपड़ा है। टाफ्टा क्या होता है, एक प्रकार का कपड़ा है। ठीक है, ये चिंटास है, चिंटास इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। अब आ गया जटामांसी, बंगाल से लाया जाता था। अब ये जटामांसी कोई चीज़ है भाई, ठीक है, इसको आप गूगल पर सर्च कर लेना क्या होती है।
जटामांसी बंगाल से लाया जाता था, और दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठे किया करते थे। देखो भाई, दोबारा सुनेंगे। मालाबार और कोंकण के तट से तो क्या ले जाते थे, सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। किसका? काली मिर्च का। ठीक है भाई। उसके बाद मालाबार से किस चीज का? अदरक का, दालचीनी का, अरहर का, चंदन का, हल्दी का, नील का निर्यात करते थे। उत्तर पश्चिम भारत से क्या करते थे? टाफ्टा, जो कि एक प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है, और चिंतास आदि का ले जाते थे। फिर आता है जटामांसी, ये कहाँ से? बंगाल से लाया जाता था। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया से लाख और लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठी किया करते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद से ही संयुक्त व्यापार संघ, ठीक है भाई, संयुक्त व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1,70,000 क्रोशियन 1,70,000 क्रोशियन प्रति वर्ष भारत भेजने का क्या कर दिया? निर्णय कर दिया। ठीक है भाई। पुर्तगाली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अब पुर्तगाल के जो फ्रेंड है वो कौन कौन से हैं? जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। अब भारत के अंदर जो चीज लाते थे उसको बोलते हैं आयात। ठीक है, निर्यात करते थे हमारे देश से जो लेकर जाते थे। ठीक है, अब हमारे देश में आया क्या क्या कर लेके आते थे? आप कहेंगे सर गुलाब जल, ठीक है, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि सारी की सारी वस्तुएं क्या करते थे? भारत में लाते थे। डाले हुए सिक्के भी कोचिंग वह गोवा बंदरगाह पर ले जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य का भी क्या किया? उन्होंने लाभ उठाया। तो यहाँ पर भाई जो ये मैंने आपको बातें बताई ना, मालाबार से और कोंकण तरफ से काली मिर्च वगैरह, आप इस वाले पैराग्राफ को जो ना अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मैंने इसके नोट्स, ये जो है पीपीटी जो है आपको किस मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अगला जो टॉपिक आ गया, भारत में पुर्तगाली प्रशासन। क्या था ये पुर्तगाली प्रशासन? कैसे कैसे काम करता था? ठीक है भाई, चलो देखो भाई, भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था। ठीक है भाई, भारत के अंदर जो पुर्तगालियों का जो प्रशासन का जो मुखिया था वो कौन था? वायसराय था। अब इसका काम क्या था? जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था, इसका एक सचिव होता था, उसके साथ क्या करता था? कार्य करता था। और बाद के वर्षों में एक परिषद शब्द के साथ कार्य किया जाता था। इसके साथ फिर बाद के जो साल थे उनके साथ क्या लगा दिया जाता था? एक जो है परिषद शब्द लगा दिया जाता था, और वो कब एक साथ काम करते थे। ठीक है भाई। गिरिजा संबंधी प्राधिकरण के साथ मतभेद व संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त विडोर द फेजेंटा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्ति में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा के नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बना रखा था। अब इस यहाँ से आपको बात समझ में आएगी। प्रशासन देखना, यहाँ से आएगा वायसराय निन्नो दा कुना। ठीक है, बंगाल का वायसराय था निन्नो दा कुना। ठीक है, अब आगे चलते इसके बारे में पढ़ना देखना। कह रहा है भारत में निन्नो दा कुना का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला था। ठीक है, कब? 1529 में। किसने संभाला वायसराय का कार्यकाल पुर्तगाल में? भारत के अंदर तो आप कहेंगे निन्नो दा कुना ने। भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण, कुछ हद तक क्या महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। कहाँ पर? मुख्यालय पहले कहाँ पे था? कोचीन में, अब कहाँ पर आ गया? गोवा के अंदर आ गया। और गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंप कर उनसे मदद ली। अब देखो भाई, ये जो है ना भारतीय जो ना हमेशा से ये आपस में भिड़ते रहे। अब जो बहादुर शाह था ना, बहादुर शाह, इसकी जो लड़ाई थी वो थी किसके साथ? आप कहेंगे बहादुर शाह हुमायूं के साथ। किसके साथ? हुमायूं के साथ आना बानी रहती थी। अब इस बहादुर शाह ने क्या दिमाग लगाया, क्यों ना जो ये पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली, इनसे मदद मांगी जाए। अब पुर्तगालियों से मदद मांगनी थी तो इसने क्या किया, भाई आप मेरी मदद करो हुमायूं को हराने में। ठीक है, अब हुमायूं को हराने के बाद
इसने क्या किया, हराना था इसको, किसको, हुमायूं को। तो पुर्तगालियों की क्या मांगी, इसने मदद मांगी। बदले में पुर्तगाली बोले कि हमें क्या मिलेगा, तो बोला कि भाई जो बेसिन का जो द्वीप है ना वो मैं आपको दे दूंगा। बेसिन का जो द्वीप है वो किसको दे देगा, आपको दे दूंगा। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा कर लिया कि भाई आप मुझे इससे जितवा दें तो मैं आपको क्या कर दूंगा, जो दीव के अंदर, किसके अंदर, दीव के अंदर जो बेस है उसको भी मैं आपको सौंप दूंगा। नीनो दा कुन्हा ने अपना मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाल ने प्रभाव में वृद्धि करने का भी क्या किया, प्रयास किया। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों का संबंध। अब देखो ये पुर्तगाली क्या करेंगे बहादुर शाह के साथ, इसने तो मदद मांगी थी कि भाई मैं आपको सारी सारी चीज़ दे दूंगा। अब देखना क्या करेंगे, जहाज में लेकर जाके इसको इतने बुंडे मारेंगे सुजान से ही मार देंगे। देखना क्या करेंगे, क्या करेंगे। बहादुर शाह के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। अब इनकी तो लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया, 1536 गुजरात से भाग गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब हुमायूं के जाने के बाद पुर्तगालियों से कौन लड़ने लगे, इनके शहरवासी। और बहादुर शाह का शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहता था। भाई अब जो है ना गोवा के अंदर एक विभाजन की दीवार खड़ी हो जाएगी ऐसे, एक तरफ पुर्तगाली रहेंगे, एक तरफ जो है ये क्या रहेंगे, इंडियन रहेंगे। तो हुआ क्या, अब पुर्तगालियों को ये वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो पूरा पूरा गोवा ही चाहते थे। अब हुआ क्या, भाई बातचीत करने के लिए बुलाया इसको कहाँ पर, बहादुर शाह को बातचीत शुरू के लिए बुलाया गया, कहाँ पर, एक जहाज पर। और एक शाह को, बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और वहाँ पर क्या कर दिया, इसको मार दिया गया। खत्म कहानी बहादुर शाह की। गोवा पे कब्जा किसका, पुर्तगालियों का। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, आगे चले। अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आपको पूरा ब्रीफ में ना पढ़ करके और यहाँ पे चंद बातों में ही आपका सारा टॉपिक जो पुर्तगाली वाला सारा निमट जाएगा। देखना आप कैसे कैसे। सबसे पहले सन 1498 में कौन आया था, सर आप कहेंगे वास्को डी गामा कलिकट की यात्रा पहुंच गया। 1503 में क्या हुआ, फिर पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचिन में स्थापित कर दिया। कहाँ पर, कोचिन में। 1505 ईस्वी में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। और फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया। किसको, फ्रांसिस्को अल्मीडा को। कब, 1505 में। पहला दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया, 1503 में, कोचिन नाम की जगह पे। दूसरा कहाँ पर किया, कन्नूर में किया गया। और 1505 में क्या हुआ, फ्रांसिस्को अल्मीडा क्या बना दिया, भारत का गवर्नर बना दिया गया। आगे भाई 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। ये मैंने आपको बताया भी था, किसने, अल्मीडा ने। 1509 में अल्फांस डी अल्बुकर्क को वायसराय बना दिया गया। अल्फांस डी अल्बुकर्क को क्या बना दिया गया, वायसराय। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। बीजापुर का जो सुल्तान था इसको क्या कर दिया, पराजित किया, इसको मारे, घने बुंडे घेर कर यहाँ पर क्या कर दिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और 1515 ईस्वी में हुआ क्या, पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है जी। और 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य के राजधानी बना दिया। अब पुर्तगालियों ने भारतीय राज्य की राजधानी किसे बना दिया, गोवा को। कब बनाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई सारे के सारे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पक्का कर ले आप अपने किसी भी एग्जाम में। 1530 में किसने, पुर्तगालियों ने। गोवा को भारत की राजधानी किसने बनाया, आप कहेंगे सर पुर्तगालियों ने। कब बनाया, 1530 में। डन, आगे चले। देखो भाई आगे अगला क्या है, 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। पहले तो 1535 में किस पर, दीव पर। और 1559 में किस पर किया, दमन पर किया। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना ये वाली बात। दमन दीव पे जो अधिकार है वो पहले हुआ है, उसके बाद किस पर हुआ है, दमन पर हुआ है। दीव पर जो हुआ है 1535 में हुआ है और दमन पर कब हुआ है, 1559 में हुआ है। इस बात का याद रखना, ठीक है। कहीं आप उल्टा ना करके आ जाए 1559 का नाम लेके और दीव लिखा है वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं करना। 1535 में दीव पर अधिकार हुआ, 1559 में किस पर हुआ, दमन पे हुआ। आगे चले। 1566 ईस्वी में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच क्या हो गया, समझौता हुआ। 1596 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से क्या कर दिया, बाहर कर दिया।
1612 ईस्वी में क्या हुआ, सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना क्या कर दिया, कारखाना खोल दिया। सूरत में लड़ाई हुई और सूरत में जो है कारखाना किसने खोल दिया, अंग्रेजों ने। कब, 1612 में। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा ना हमारा डच वाला ही रहेगा, ठीक है। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने क्या कर लिया, छीन लिया। पुर्तगालियों से छीन लिया। कौन सा, मलक्का वाला जो दुर्ग, मलक्का वाला, मलक्का दुर्ग किससे छीन लिया, पुर्तगालियों से छीन लिया। किसने छीन लिया, डचों ने छीन लिया। 1659 की बारी आई। 1659 ईस्वी में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। कौन चला गया, श्रीलंका। और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों से को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। अब किसका शासन आ जाएगा सर, अगला टॉपिक तो हमारा डच वाला रहना चाहिए। अब पढ़ेंगे डच के बारे में, पढ़ेंगे क्या क्या रणनीति लेके आए, कैसे कैसा प्रशासन था, कैसे कैसे उन्होंने अपना जो अधिकार साबित किया भारत के अंदर। और आज पढ़ेंगे बस इतना ही। क्या करना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद भाई आपका देखने के लिए। अब काम क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे भाई डिसलाइक, वो भी हमें पसंद है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो भाई हम सोचेंगे कि भाई हमें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्या कर लेना है, प्रेस कर देना, दबा देना इसको, ठीक है भाई। इसको क्या कर देंगे, आप दबा देंगे और जो है फिर क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगी। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही, ठीक है। टाटा बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई आप गर्मी से बचे रहिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना भाई। आप जो ज़्यादा वीडियो को ना शेयर करेंगे सारे के सारे बच्चे, आपका एक शेयर करने से कुछ नहीं जाता। आप सभी इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा बच्चे सभी वीडियो को देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।